हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के मैंने बात कहा था आप लोगों को 5 सैम्पल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और अब मैंने कहा था कि उसमें से 90-95% जो क्वेश्चंस होंगे आपके उसी में से आएंगे। तो फर्स्ट सैम्पल पेपर के अंदर आपको पता है पूरा जो सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस का ABCDEF एफ तक आपके डिवाइडेड है। तो सेक्शन ए के अंदर 1 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, हो सकता है उसमें MCQ हो या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में। तो सेक्शन बी होता है आपका, आपको पता है कि पैराग्राफ दिया होता है और आपके नीचे आपसे 4 क्वेश्चन बेसिकली पूछते हैं। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 4 और 4 मार्क्स के, वो सेक्शन बी के अंदर जो 17 और 18 क्वेश्चन आपका होगा। तो सेक्शन ए आपका 16 मार्क्स का हो गया जिसमें एक नंबर के 16 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी जो है जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे उसमें आपके एक क्वेश्चन जो होंगे 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे जो बेसिकली आपको पैराग्राफ होंगे और उसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी होगा आपका जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस होंगे और 2 नंबर के होंगे जिसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखना होगा। उसके बाद सेक्शन डी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन होंगे, किसी क्वेश्चन में आपके ऑप्शन भी आ सकते हैं, यानी कि सेक्शन सी आपके 20 मार्क्स के हुए 5 क्वेश्चन होंगे, 5 इंटू में 4 मार्क्स। उसके बाद जो सेक्शन ई है उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैप होगा और एक क्वेश्चन आपका कार्टून का होगा। तो यहाँ पे मैं आपको मैप भी कराऊंगी, कार्टून भी कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन एफ है उसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, यानी कि 18 मार्क्स का आपका सेक्शन एफ हो गया। तो ये आपके जो है पूरा पेपर का पैटर्न है, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम सेक्शन सी डी ई एफ को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए और बी के लिए आप मेरे जो फर्स्ट पार्ट है इसी सैम्पल पेपर का उसको आप देख सकते हैं, जिससे मैंने 1 मार्क्स के आंसर भी लिखे हुए हैं और जो पैराग्राफ के फॉर्म में आते हैं जैसे कि 4 लाइन दे रखी है उसके नीचे जो क्वेश्चंस है वो कैसे आएंगे वो भी मैंने उसमें समझा रखा है। तो प्लीज़ इसको देखने से पहले आप लोग क्वेश्चन 1 से लेकर जो 18 है सेक्शन ए और बी उसको भी जरूर देख लीजिएगा। देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को कोई भी आंसर पूछने में समझने में कोई दिक्कत हो तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने क्वेश्चंस अपने डाउट को सबमिट कराते हैं, आंसर कैसे लिखना है कि किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे क्या होता है हम सारे क्वेश्चन बच्चों के सॉल्व करते हैं, प्लस आंसर भी बच्चे के बार सबमिट कराते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि उन्होंने कितना अच्छा लिखा है। तो अगर आप भी इस तरह की चीज़ों को चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उस ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए बच्चों को क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा कि आप ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सेक्शन सी डी ई एन एफ की बात करेंगे। ओके, तो सेक्शन सी मैंने बताया कि जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इमरजेंसी ऑन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो चैप्टर जब मैंने रीड कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी न्यूज़पेपर थे, मैगजीन थे, उन सभी के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी। सेंसरशिप का मतलब पता ही है कि कोई भी चीज़ लिखने से पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी तो ही आप लिख सकते हो। तो जिसके कारण बहुत सारे जो मैगजीन थे वो उन्होंने क्या करा, ब्लैंक, उन्होंने जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने ब्लैंक मतलब अपने पेजेस छोड़ दिए, क्योंकि वो जो भी इंदिरा गांधी लिखवाना चाहती थी, जब गवर्नमेंट लिखवाना चाहते थे वो लिखना नहीं चाहते थे। और बहुत सारे मैगजीन तो बंद भी हो गए थे क्योंकि वो इस तरह की जो इमरजेंसी के सपोर्ट में वो लोग नहीं दिखे थे। ठीक है, तो उस पर लिखना है आपको क्या क्या इम्पैक्ट बेसिकली पड़ा था। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द सिंडिकेट्स इन द कांग्रेस पार्टी। देखिए सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, बच्चे का कमेंट भी आया था कि मैम सिंडिकेट का मतलब क्या। देखिए सिंडिकेट बेसिकली ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल पीपल, कि कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप था जिसमें बड़े बड़े प्रभावशाली नेता, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेता थे जो बेसिकली पूरी कांग्रेस पार्टी पे डोमिनेट बना के रखा हुआ था, सारे पॉलिसी प्रोग्राम्स को अफेक्ट करते थे। आपने देखा भी जब इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में इंटेंस कंपटीशन हुआ तो सिंडिकेट नेताओं ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और ज़्यादातर सिंडिकेट नेता जो चाहते थे वो किसी ना किसी तरीके से वो करवा लेते थे। लेकिन बाद में आपको पता होगा इंदिरा गांधी के आने के बाद पॉलिटिक्स पूरी बदल गई थी। तो यहाँ पे बेसिकली बताना है कि स्टार्टिंग में सिंडिकेट का कांग्रेस पार्टी में क्या इंपॉर्टेंट रोल था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो भी मेजर डिसीजंस लिए थे चाहे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए या बड़े बड़े डिसीजन के लिए, तो वो इन्हीं सिंडिकेट नेताओं के द्वारा लिए जाते थे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब मैंने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था तब भी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया था। ओके, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। देखिए नीति आयोग आप लोगों का करंट टॉपिक है तो उस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो
तो यहाँ पे आपको बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव बताना है, एक उद्देश्य बताना है कि प्लानिंग कमीशन आपको पता है खत्म कर देगा, तो उसके यहाँ पे नीति आयोग बनाया गया था। तो क्यों बनाया गया था, इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट वर द चेंजेस दैट अकर्ड इन द इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1977 इलेक्शन। 1977 के इलेक्शन के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आया था, तो बहुत बड़ा चेंजेस आया था। पहली बार कांग्रेस पार्टी सेंटर में हार गई थी। इवन इंदिरा गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाए, उनके बड़े बेटे जो संजय गांधी थे वो हार गए थे। तो उसके बाद जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वो गिरता हुआ नजर आया था, क्योंकि एकदम से इमरजेंसी आई थी। इमरजेंसी के कारण जो स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे वो काफ़ी नाराज़ थे, और यूपी बिहार आपने देखा पूरी तरह से उनकी हार हुई थी। तो उसके बाद बताना क्या क्या पॉलिटिकल में चेंजेस आए थे। तो ये 4 क्वेश्चन जो है बेसिकली 2-2 नंबर के हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लिखना है, बहुत मतलब उसमें ज़्यादा स्टोरी नहीं लिखनी। 2 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम 2-3 पॉइंट अच्छे से मेन जो कीवर्ड्स होते हैं उसको समझिए और इसमें आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी। इसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के एक क्वेश्चन की वेटेज होगी। पूरा जो सेक्शन है 20 मार्क्स का है। तो इसमें पूछ रहा है कि द साउथ एशिया एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल। हम लोग साउथ एशिया चैप्टर पढ़ चुके हैं। साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर आपको पता होगा डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई है। इंडिया और श्रीलंका तो ऐसे 2 देश हैं जहाँ पे आज़ादी से लेकर अब तक डेमोक्रेसी बहुत ही सक्सेसफुली चली है। पाकिस्तान में भी कई बार डेमोक्रेसी आई है, कई बार मिलिट्री रूल हुए हैं। नेपाल में 2006 के बाद प्रॉपर डेमोक्रेसी, मालदीव में डेमोक्रेसी। लेकिन सभी देशों के अंदर किस तरह से डेमोक्रेसी का दौर स्टार्ट हो गया। वहाँ के जो लोग हैं स्पेशली, चाहे वहाँ के जो लोग होते जो एक्चुअल में वो किसी भी कंडीशन में डेमोक्रेसी को चाहते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे लोगों को बहुत तरह के अधिकार मिल जाते हैं, बहुत फ्रीडम होती है, उनके डेवलपमेंट के काम होते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बताना है साउथ एशिया में एग्जाम्पल के साथ, कि जैसे इंडिया का एग्जाम्पल दे दिया आपने, श्रीलंका का एग्जाम्पल दे दिया, तो एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है किस तरह से डेमोक्रेसी एक्सपेंड हुई है, काफ़ी फैली है साउथ एशिया के इवन सभी देशों में आज के टाइम में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन कर रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो वो तो आपको पता है, मैंने इतने बार कराया होगा, जो भी मेरे वीडियो देखते होंगे मेरे चैनल पे, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जब भी मैंने चैप्टर कराया हो कोल्ड वॉर वाला, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, मैंने वो 1 मिनट की वीडियो बना रखी है, लेंदी वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो, हर बार मैंने क्यूबा को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको बताया। तो सेकेंड आपको एक्सप्लेन करना है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। नाउ थर्ड क्वेश्चन है कि साइलेंट फीचर्स इंडो इजराइल रिलेशन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, कि इस टाइम पे जो इंडिया और इजराइल का जो रिलेशन है वो आपको बेसिकली बता रहे। तो हमें पता ही है जब भी इंडिया की गवर्नमेंट आती है, इंडिया इजराइल रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो करंट कंटेस्ट में भी बात करो, सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट से रशिया के बाद हम इसराइल से ही मंगाते हैं। इस तरह से इंडिया के इसराइल के साथ हमारे बहुत तरह के पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे इंटेलिजेंस बनाने में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नरेंद्र मोदी कहीं भी बाहर जाते हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी उनके साथ शेयर करते हैं। तो आपको बेसिकली आज के कंटेस्ट बताना है कि इंडिया और इसराइल के रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस टाइम इंडिया इसराइल के रिलेशन काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द 4 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। हमें पता ही है कि चाइना ने किसी दूसरे देश की कॉपी नहीं की, अपने खुद की एक अपना रास्ता बनाया, जिसमें स्टार्टिंग में उसने क्लोज डोर पॉलिसी अपनाई, बट 1978 के बाद उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी इकॉनमी को उसने ओपन किया, सबसे पहले एफडीआई को उसने इनवाइट किया, अपने एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री, वहाँ पे पता है जैसे रशिया में शॉक थेरेपी हो गई थी, यानी पूरा का पूरा सिस्टम में ट्रांजिस्ट हो गया था। सोशलिज्म से वो कैपिटलिस्ट में चले गए थे। 90% ऑफ द इंडस्ट्री को उन्होंने बिल्कुल कौरियों के दाम पे सेल कर दिया था, जिसके कारण पूरी रशिया की जो चाहे मॉनेटरी स्ट्रक्चर हो, चाहे इकॉनमी हो, चाहे उसकी करेंसी हो, चाहे उसकी ट्रेड हो, पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। बट चाइना ने बहुत ही होशियारी से शॉक थेरेपी ना करके स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे वो अपने सोशलिज्म से वो कैपिटलिस्ट की तरफ पहुंची है, और उसने खुद जो अपना एक रास्ता बनाया है उसमें आपको बेसिकली बताना है कि सुटेबल आर्गूमेंट्स देना है 4 एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह चाइना ने किन किन चीज़ों में उसने अपना खुद का रास्ता बनाया, दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन दी वर्ल्ड। यहाँ पे भारत के कंटेस्ट में बात नहीं हो रही, विश्व के कंटेस्ट में बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है। बच्चे सीधा देखते ग्लोबलाइजेशन है चलो भारत के कंटेस्ट में, नहीं,
ये वर्ड के कंटेस्ट में बात हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन कारण कि वर्ड की पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कैसे प्रभावित हुआ है वर्ड का पॉलिटिक्स, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जब भी मैंने बोले क्या प्रभाव हुआ है, तो जो प्रभाव होता है आपको दोनों ही बताने पड़ते हैं, चेंजेस होते हैं दोनों ही। कुछ आपको 2-3 पॉइंट्स पॉजिटिव बता दीजिएगा और 2-3 पॉइंट्स कम से कम इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन सेक्शन सी और सेक्शन डी की बात। अब हम सेक्शन ई की बात करते हैं। सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन, एक मैप का आएगा और 5 मार्क्स में कार्टून का आएगा। तो यहाँ पे चलिए पहले हम मैप देखते हैं कि कैसे एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मैप में सारे स्टेट अच्छे से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको भी लर्न करने का एक ट्रिक है, बहुत ही ईजी वे है। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका एक मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊं और एक मैं आपको लर्न करने का तरीका बताऊं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आपको जितने भी हमारी स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, उसको ऐसे लर्न करा दूंगी 5 मिनट में आपके पूरे मैप क्या हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा और कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कौन सा स्टेट कहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, तो चलिए हम 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर आपको देना होगा, उसको मैप में आपको शो करना होगा। तो पहले आपको आंसर पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है, उसके बाद उसको मैप पे शो करना है कि कहाँ पर वो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो आपको बताना है कि जो कर्पूरी ठाकुर उस टाइम बिहार के सीएम थे, तो सीधी सी बात है कौन से स्टेट से रिलेटेड थे, बेसिकली बिहार से, जिन्होंने बैकवर्ड को रिजर्वेशन की बात की थी। तो आपका आंसर क्या है, बिहार। तो अब उसको मैप में दिखाना है कि बिहार कहाँ पे सिचुएटेड है। तो उसके लिए मैंने बताया कि अगर आप लोग को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है आप लोग मुझे कमेंट दीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन 5 या 10 मिनट का मुझे हार्डली लगेगा, उसके अंदर पूरे जितने भी स्टेट है 5 मिनट में हम पूरा अच्छे से लर्न कर लेंगे, कभी किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट है द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज। ये कौन सा स्टेट है जहाँ से के कामराज रिलेटेड है, बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम सबसे पहले स्टूडेंट के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। तो के कामराज हमेशा याद रखना वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और 1967 जो इलेक्शन हुआ था तो के कामराज जो कि कांग्रेस के सिंडिकेट नेता में से एक थे, ग्रुप बहुत ही पावरफुल नेता थे, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्टेट रिलेटेड टू समाजवादी लीडर एंड थिंकर राम मनोहर लोहिया। तो मैंने आपको पता है कि राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण जब टॉपिक से एप्टली कराया था तो मैंने बताया था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश से। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पे शो करना होगा। उसके बाद द स्टेट रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में आज भारत जो अखंड भारत जो आपके सामने दिख रहा है, उनका सारा क्रेडिट इनको जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, गुजरात से। तो मैं आपको गुजरात यहाँ पे शो करना है। नेक्स्ट है कौन सा स्टेट है जहाँ से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी रिसेंट ये काम हुआ है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आंसर आपका कश्मीर का, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के। ऐसे ही मैं कम से कम 5 पेपर आपको सॉल्व कराऊंगी, तो 5 में से वही सारे पॉइंट्स आपके मैप में दिख जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये फर्स्ट सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे मैं आपको 4 और सॉल्व कराऊंगी। अगर चाहते हैं कि मैं सॉल्व कराऊं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। देखो आप लोग जितना मुझे मोटिवेट करेंगे उतने ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए काम करने में मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो ठीक है, मैं भी सोचती हूँ शायद आप लोगों को मेरी किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, किसी भी टाइप का आप क्वेश्चन चाहते हो, किसी भी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी आप चाहते हो कि मैं उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं बहुत जल्दी उन सब पे भी क्वेश्चन बना दूंगी। नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन कार्टून का आएगा, जो हमें पता है कि एनसीईआरटी से ही आएगा। और कौन कौन से एनसीईआरटी से आएंगे उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी। वैसे मैं आपको कार्टून में देखना ही सिखा दूंगी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्टून नहीं बनाया, लेकिन कार्टून को भी मैं इंपॉर्टेंट क्लासेस, लाइव क्लासेस में आपको करवाऊंगी। चलिए हमारा सेक्शन एफ। तो सेक्शन ई हमारा 5 और 5 10 नंबर का है, एक 5 नंबर का मैप और एक 5 नंबर के कार्टून। उसके बाद सेक्शन एफ की बात करते हैं, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, यानी कि उसकी पूरा जो सेक्शन एफ है वो 18 मार्क्स की वेटेज है। तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हर क्वेश्चन के साथ आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है, कोई भी आप 2 में से एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैंने भी वही पैटर्न रखा है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन द यूएसएसआर। तो मैंने कहा ही था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो 6 नंबर में या 4 नंबर में डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है कि क्या
कॉन्सिक्वेंस, क्या प्रभाव हुए जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई, विघटन हो गए, खत्म हो गए। और उसके ऑप्शन में उसी चैप्टर का है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि कौन कौन से रीजन थे जिसके कारण यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो दोनों ही मैं क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिखवाए हुए हैं, इसके आंसर्स भी मैंने दे रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने इस चैप्टर के विनिंग क्वेस्ट ऐप पे मैंने क्वेश्चंस भी डाल रखे, इसके आंसर्स भी डाल रखे, सभी बच्चों के लिए फ्री है। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया उस पर डाउनलोड कीजिए, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो नोट्स है वहाँ से आप लोग मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टेक प्लेस इन इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। हमने देखा था कि आज़ादी के बाद किस तरह से जितने भी स्टेट है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया। तो वो आपको फर्स्ट चैप्टर जो है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें से आपको क्वेश्चन करना है। उसी चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दे रखा है कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन इन इंडिया 1947 में कि डिसाइड किया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान को कैसे बंटवारा किया जाएगा। तो जहाँ पे ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होंगे उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा और बाकी उन्होंने देखा हिंदुस्तान रहेगा। प्रॉब्लम क्या हुई कि ऐसा कोई एरिया ही नहीं था जहाँ पे मेजोरिटी पीपल जो है मुस्लिम थे, तो इसीलिए आपको पता है पाकिस्तान दो भागों में डिवाइड थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। दूसरा, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे, एरिया थे जो पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। बहुत सारे स्टेट थे जो बहुत बड़े स्टेट थे, इंडिया हिंदू मुस्लिम दोनों ही रहते थे, सभी स्टेट को प्रॉब्लम हुई। लेकिन ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी आपको पता है बंगाल और पंजाब के स्टेट को हुई थी। उसके बाद केवल इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम ही लोग नहीं रहते थे, उसके अलावा भी बहुत डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते थे। सिख हो गए, जैनिज़्म हो गए, बौद्धिज़्म हो गए, उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो ये सारे आपको प्रोसेस बताना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मेजर डेवलपमेंट हैव टेक प्लेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द एनडीए थर्ड एंड फोर्थ। हमने पढ़ चुका है कि एनडीए 1989 के बाद पहली बार 1998 में 13 महीने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। उसके बाद 99 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की बनी थी। उसके बाद 2014 से 2019 और 19 से फिर अभी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है। तो थर्ड एंड फोर्थ के अंदर किस तरह से पॉलिटिक्स में चेंजेस हुआ था। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो कॉलिजन गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो गया एक लंबे समय के बाद वो, और उसके बाद और कौन से पॉलिटिक्स में चेंजेस दिखेंगे वहाँ पे आपको डिस्कस करना है। और ऑप्शन में है इमरजेंसी के कॉजेस और उसके इम्पैक्ट, कि आखिर इमरजेंसी देश में क्यों लगाया गया था, क्या रीज़न थे और उसके क्या प्रभाव हुए, क्या इम्पैक्ट हुआ देश की पे, वो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन में बताना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले इसके जो पार्ट 1 है वो भी आप देख लीजिएगा, जिसमें क्वेश्चन 1 मार्क्स के और सेक्शन बी के जो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो पैराग्राफ आते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई होप अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें और ये जो 5 सैम्पल पेपर का मैंने टारगेट बता रखा है, अगर चाहते हैं सभी बच्चे इसको कंटिन्यू रखा जाए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। ज़्यादा बच्चों कमेंट आएंगे तो फटाफट सैम्पल पेपर आप लोगों को मिलते जाएंगे। साथ साथ कुछ दूसरे सब्जेक्ट के भी आप ऐसे 5 सैम्पल पेपर चाहते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में, रिवाइज करने में आसानी हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।